दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन के बारे में। पिछला लेक्चर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वो वहां तक जितना भी आपने पढ़ा है ना वो इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब जो ये लेक्चर है ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ तो दिख ही रहा होगा नीट 2022 लिखा हुआ है। यानी आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना इसके सवाल नीट में आएंगे ही आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन, जिसमें मेनली 3 रिएक्शन मुझे बतानी है। वो 3 रिएक्शन कौन कौन सी? हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑक्सीडेशन होगा तो किस टाइप से होगा, क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। और तीसरा सबसे मेन रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो नीट में 2022 में आएगा ही आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए होंगे थोड़ा बहुत, तो आपने ये जरूर देखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आपने इस टाइप के सवाल देखे होंगे, वो कैटेगरी यही की है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि वो कैटेगरी इस बार भी आएगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज पढ़नी है कि कौन सा इसमें से ऐसा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यानी ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30-40 मिनट का लेक्चर होगा, पूरा देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, इसलिए कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है नीट में, और खासकर तब जब ये सामने से टीचर बोल रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा बिना स्किप किए हुए, और इसको ईमानदारी से ना नोट वोट कर लीजिएगा। और ये चीज जहां लिखी 2022 तो इसको आप मजाक समझें जो भी समझें, लेकिन इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन। फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन। आप भी अच्छी सी नोट्स बनाते चलिए, साथ में भी पूरी प्रॉपर नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन, तो दोस्तों देखिए बेसिकली बात यह है कि हाइड्रोलिसिस हम करते कैसे हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब भी करते हैं तो सिंपल मतलब ये होता है कि देखिए इस केस में होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हैलोएल्केन, एकदम सिंपल फॉर्म में भी दिखा रहा हूँ, ये एकदम जनरल हैलोएल्केन है RX। आपने इस पर हाइड्रोलिसिस एजेंट ये लगाया H3O+, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, या इसी H3O+ को, इसी H3O+ को ऐसे ना लिख के कभी कभी ऐसे लिखा होता है H2O/H+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर की बात हो रही है। आप देख पा रहे हो तो प्रोटोनेटेड वाटर ही है H3O+। तो इसकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ROH हो जाता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे X है ना वहीं पे क्या लग गया, OH लग गया, ठीक है। तो ये रही बात। इसका मेनली मतलब ये था कि ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, यानी इस टाइप की रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस की, और आपको कुछ भी नहीं करना है, X की जगह O लगा देना है। ये एकदम दिख रहा है ना कि X की जगह उठा क्या लगा देना है, OH लगा देना है, और यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कंपाउंड कुछ भी हो, आपको सिर्फ इतना ही करना है। जैसे अब मैं इसके एग्जांपल लूं पहले जनरल वाले, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है इसका, तो जनरल फॉर्म थी। अब ये एग्जांपल ऐसे मान लीजिए RCH2X, ये है RCH2X। अब इसकी एरो पे इस टाइप से लिखा हुआ है, या तो पूरा लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा है तो H3O+ लिखा होगा। तो इस केस में आपको बताना, तो ये X दिख रहा है, यही कुछ नहीं करना, इसी को बदल के भैया क्या कर दोगे, OH कर देना, बस यही हो गया, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गया आपका। अब सवाल ये है कि ये तो एक था, लेकिन अब अभी तो मैंने जैसे रिएक्शन करा के दिखा दी, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, वो मैंने भी थ्योरी बताई नहीं है। अगर आपको दिखा हो तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे X, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, X है क्या, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ही तो है, निगेटिव रख रहा है ना, और निगेटिव है तभी X है, ये निगेटिव है, और जो चेंज हो रहा है OH- वो भी तो निगेटिव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हाइलाइट को रिप्लेस किसने किया है, हाइड्रॉक्सिल आयन ने ना, और दोनों आपस में कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है मेनली, आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है मेनली, अगर कभी पूछ ले कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज, तो कैसी रिएक्शन है ये, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी शॉर्ट में आप इसको अगर बोलना चाहें ना तो NSR बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब सवाल ये है कि ये कौन से टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मैं इंटरमीडिएट बताऊंगा, जैसे आप तुरंत गेस कर लेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। इंटरमीडिएट बताते ही आप जान जाएंगे कि किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें 2 टाइप है, एक SN1 भी हो सकता है, एक SN2 भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये होता है ना, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ अकर्षवाया। अब यही आपको समझना है कि कौन सी रिएक्शन होगी, अकर्षवाया
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, SN1 है कि SN2 है, ठीक है। हालांकि लिखने के लिए कभी नहीं आएगा कि बताओ कौन सा, आपको यहाँ ये बताने का मतलब है कि अगर कहीं भी स्टेबिलिटी हो रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हर चीज देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, रीअरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है, एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना है। तो वो चीज आप समझ गए, चीज का एग्जाम्पल आप जानते हैं कब एक्सपेंड करेगा कब रीअरेंज करेगा। लेकिन अभी बात इतनी सी है कि ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, ये मेनली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से होती है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं, ये रही हमारी जनरल बातें, जनरल रिएक्शंस जो हमने करा दी। लेकिन ये देखिए, ये मोनो हेलोएल्केन था, यानी सिर्फ एक हेलोजन था। अगर डाई हेलोएल्केन हो तब, ट्राई हेलोएल्केन हो तब, ऐसे केसेस में क्या होगा तो मैं आपको वो दिखाता हूं। तब तक आप इसको अगर चाहें तो इतना आप नोट्स में अपनी लिख सकते हैं। ये रही पूरी इसकी थ्योरी वाला पॉइंट और ये इसका रिएक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप इतना अगर समझ गए तो इसको लिखिए पहले, फिर मैं अभी लिख रहा हूं कि ये मोनो हेलोएल्केन के बाद अगर हम डाई हेलोएल्केन ले लेंगे तब क्या होगा, ट्राई हेलोएल्केन ले लेंगे तब क्या होगा। तो इस चीज में भी आपको दिखाता हूं, तो आप इतना लिखिए जरा। तो ये रहा केस मोनो हेलोएल्केन का। अब हम बात करते हैं डाई हेलोएल्केन की। तो डाई हेलोएल्केन में हमने देख रखा है बेसिकली स्पेशल केस यहाँ पे आता है जेम डाई हैलाइड का, तो हम वो लेके चलते हैं जेम डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में मैंने पढ़ा था ना डाई हेलोएल्केन में, तो हम बेसिकली जेम डाई हैलाइड लेते हैं। जैसे ये, अब मान लीजिए ये RCH2X, ये X, ये आपको दिख रहा होगा जेम डाई हैलाइड है। जब एक ही पे जम जाए, बताया था ना, एक ही पे जम जाए तो क्या है, जेम डाई हैलाइड। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड। अब हम इसे मान लीजिए अगेन वही कर रहे हैं, प्रोटोनेटेड वाटर लिख रहे हैं, प्रोटोनेटेड वाटर। ये देखते ही आपको समझ जाना है कि एकदम पानी में लबालब भीगा हुआ है, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, एकदम देखने ही समझ जाना है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे दिखे यहाँ पे X को क्या करना है, पानी पानी कर देना है। RCH2, ये इधर OH, ये इधर OH, X हटाना है और सारा पानी लगा देना है ले जाके, जहां जहां X होगा वहां वहां उसको हटा देना और उसी जगह पे पानी लगा देना, OH लगा देना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब आप ये इतना कर लेंगे तो आपको मैंने एक बात बता रखी है कि एक ही कार्बन पे भैया सिर्फ एक OH है जो स्टेबल होता है, दो आ जाए, तीन आ जाए स्टेबल नहीं है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे आपको ये केस दिख जाए, आप तुरंत क्या करना, पानी निकाल देना, यही आपका काम है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक ही कार्बन पे 2 OH है, क्या कर दो, पानी निकाल दो इस तरीके से, ये लो। जैसे ही आप यहाँ से पानी निकालोगे क्या हो जाएगा, आप बास हो जाओगे और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, RCHO, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो RCHOH है, ये वैलेंसी फुलफिल कर दें, RCHO, यानी आपको ध्यान से देखिए तो आपका ये एल्डिहाइड बन के आ गया। ये रही बात जेम डाई हैलाइड की, तो ये एकदम टर्मिनल पे था। लेकिन अगर यही X, ये पहला केस था टर्मिनल वाला कि दोनों X टर्मिनल पे थे, जेम तो थे लेकिन टर्मिनल पे थे। अब मैं इसको थोड़ा सा बीच में लेता हूं इस तरीके से, देखिए RCR' ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं X, इधर ले लेते हैं X। अब ये X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप जो लेना चाहें, Cl लेना चाहें Cl हो जाएगा, Br लेना चाहें Br हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, RCHO, ये बना था इधर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा के दिखाओ भैया, चलो ठीक है, वो किनारे था आप झम्म से करा दिए, पानी ले आके लगा दिए, लेकिन अब ये बीच में है ना, ये दोनों X देखो हैं तो जेम डाई हैलाइड ही अभी भी, एक ही कार्बन पे एकदम सटे पड़े हैं ना, जमे पड़े हैं उसी पे ना, है जेम डाई हैलाइड ही। लेकिन अब इनकी हाइड्रोलिसिस करानी है तो कुछ नहीं, जहाँ X दिखे वहाँ क्या कर दो, वहाँ पे OH लगा दो, OH लगा दो, बस आपको इतना ही करना है। और ये R', और एक ही कार्बन पे अगेन एक से ज्यादा OH आ जाएं अगर तो वो अनस्टेबल होता है, तुरंत पानी निकल जाता है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से तुरंत पानी निकल जाएगा। और जैसे ही ये पानी निकलेगा तुरंत देखो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ये बन गया हमारा। यानी यहाँ पे अगर आप देखो ये एल्डिहाइड बना है, ये कीटोन बना है, ये हमारा बना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हर बात लिखने की नहीं होती, आप देखते चला करो कि क्या हो रहा है। ये बना यहाँ पे कीटोन। तो मतलब कहने का ये होगा जब जेम डाइहाइलाइड होगा कार्नर पे होंगे XX, तो उस टाइम क्या होगा, एल्डिहाइड बन के आएगा। जब बीच में XX होंगे तो क्या बन के आएगा, कीटोन बन के आएगा। इससे होगा ये ना कि आप एग्जाम में डायरेक्ट जो है ऑप्शन देख के चेक कर सकते हो कि हाँ ये कीटोन ही बनना है, यानी बीच में दोनों हाइड्रोजन है, कीटोन बनना है। जो ऑप्शन में कीटोन बना उसी टिक कर दो, आपको बहुत ज्यादा बनाना भी नहीं है। लेकिन ये तब है जब आपको माइंड वहां तक गेस कर पाए कि हाँ इसका क्या मतलब हो रहा है। तो इसी तब के लिए है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी ये जेम डाइहाइलाइड था, लेकिन हमारे पास केस तो ट्राई हेलोजन का भी है ना, ट्राई हेलोजन
एल्केन का भी है ना, पॉली हेलो एल्केन मैंने बताया था ना, तो उसका भी तो केस अवेलेबल है। तो अभी ये 2 का हो गया। अब इस 2 के बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, 3 वाले की तरफ। तब 2 मिल जाएगी तो तीसरी देखेंगे X। तो अभी उसका केस दिखाते हैं आपको, तब तक आप इतना ध्यान से देखिए कि इसका क्या करना है। आपको लिखना हो तो लिखिए, और अगर आप समझना चाहते हो तो वीडियो पॉज करिए, अच्छे से समझ लीजिए कैसे हो रहा है। रफ लेके बैठा करो भैया, रफ पे खुद भी कराया करो। ऑर्गेनिक देखने से नहीं आती, बार बार बता चुका हूं, तो आप खुद भी कराते रहा करो साथ में। कम से कम आपने अब देख लिया तो एक बार वीडियो रोक के इसको अच्छे से ये लिखो और ये खुद बनाने की कोशिश करो। कैसे वाटर निकला, कैसे क्या हुआ है, ये आपको बनाना है। हमारा काम बताना है, आपका काम बनाना है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पॉली हेलो एल्केन वाला केस, यानी ट्राई हेलो एल्केन वाला केस। तब तक आप इतना अच्छे से देख के लिखिए इसको, फिर मैं वो दिखा रहा हूं आपको। अब तीसरा केस हमारा है ट्राई हेलो एल्केन का। जैसे ये RC, ये एक X, ये दूसरा X, ये तीसरा X, यानी ये ट्राई हेलो एल्केन का केस है। 3 X दबाए पड़ा है। अब देखो ध्यान से, इसमें फिर यही तुमने डाल दिया क्या, पानी। 3 X है, उसको पानी में भिगोना है। समझ रहे हो, भीगेगा तो क्या होगा, हर जगह OH हो जाएगा। आ जाओ, ये RCOH, फिर OH, फिर OH, यही तो हो गया। अब देखो, जब एक ही कार्बन पे X की यहाँ 3 OH आ गए, तो अब क्या करना है, एक कार्बन पे सिर्फ एक OH स्टेबल होता है, तो यहाँ पे 3 है ना। फिर क्या करोगे, फिर पानी निकाल दो। आपको करना वही है, हर हाल में बस क्या है, पानी निकाल देना है। एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते तो आपको तुरंत पानी निकाल देना है। अब चाहे इन दोनों से निकालो, चाहे इन दोनों से निकालो, वो आपके ऊपर है कि आप ये नीचे से पानी निकाल रहे हो कि ऊपर से पानी निकाल रहे हो। दोनों में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट वही बन के आएगा, है ना। तो देखो, मैं नीचे से पानी निकाल दे रहा हूँ, ये H है, ये OH है, ये बन जाएगा आपका। जैसे ये नीचे से आप पानी निकालेंगे, H2O निकल गया। यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखो ना, R सिंगल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे ये बन क्या है, एसिड। मतलब कहने का ये है कि आपने 3 OH लगा था, नीचे से पानी निकाला, ये क्या बन गया, तेजाब बन गया ये। और ऊपर से निकालते तब भी तेजाब बनता। बहुत परेशान मत होना, खुद करा के देख लेना। अभी इन दोनों से भी निकाल दोगे, तेजाब ही बनेगा, एसिड ही बनेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर मोनो हेलो एल्केन है तो सिर्फ एल्कोहल बनेगा, डाई हेलो एल्केन है और जिम डाइहेलाइड है तो वहां पे एल्डिहाइड भी बन सकता है। कब, जब टर्मिनल पे होंगे, और जब दोनों X बीच पे लगे होंगे तो वहां पे कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर पॉली हेलो एल्केन यानी ट्राई हेलो एल्केन का केस है इस टाइप से, तो उस केस में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और पानी निकालोगे ना, तो उसके बाद ये तेजाब बनेगा यानी एसिड। तो इसको ऐसे ही याद रखना। और ऑप्शन में अगर मान लो ये 3 हेलो एल्केन वाला दिख जाए ना, ट्राई हेलो एल्केन, तो ऑप्शन में डायरेक्ट खोजो ना, तेजाब कहाँ बना है ससुरा, तुरंत देखो तेजाब, ओहो मार दो ठीक तुरंत। तुम्हें रिएक्शन थोड़ी करानी है, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हाँ ये मतलब है इसका, है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये स्पेशल केस था किसका, ये ट्राई हेलो एल्केन का केस था। अब इसके बाद देखो 2 टाइप की बातें और हैं। एक बार हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी में भिगा देना। ये ऐसे ही समझना है, ऐसे ही आगे समझाना है, ठीक है, पानी में भिगा देना। अब एक बात बताओ, 2 टाइप से तुम भिगा सकते हो। एक, जब तुम पूरा कंप्लीटली पानी में भिगा दो। दूसरा, जब पार्शियली पानी में भिगा दो। समझ में आया कि नहीं। मतलब एक बार पूरी तरीके से भिगा देना है कंपाउंड को, तब क्या बन के आएगा, और एक बार आपको थोड़ा सा भिगाना है। इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यानी 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस आपके पास है, एक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दूसरा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। तो ये बात आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, उससे पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से एक बार देख लीजिए। और ये आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप जनरल एग्जाम्पल इसका बनाना चाहें तो इसी आर को बदल देना। कंपाउंड मैं लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ मान लीजिए CH3 CH2 Cl Cl Cl। अब मैं इसको सवाल दे रहा हूं आपको, ये आपको कराना है। H3O प्लस, यहां से आएगा A, और इस A से फिर आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, और यहां पे आएगा B।
तो ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको करा सकते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है एकदम सेम यही मैकेनिज्म यहाँ कॉपी कर देना भैया, पेस्ट मार देना इसी को, ये आ जाएगा। बस खाली आर यहाँ क्या लिया हुआ है, ये पूरा जो लिया हुआ है हमने ये बेसिकली आर ही तो है। यहाँ पे देखो जो आर था वही तो ये है ना, तो आप करा सकते हैं इतना, इसको करा के देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बन के यहाँ पे आएगा। ठीक है, आएगा तेजाब ही, बस कौन सा वो देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ जब आप ये कराएंगे तो लास्ट में यहाँ OH सब निकल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से उतारिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मेन मैजिक क्या है असल में। इसको लिखिए जब तक, ये क्वेश्चन आप जरूर मेंशन करिएगा, चाहे नोट पे चाहे रफ पे, बस बना के देख लीजिएगा और एक बार चेक करिएगा सर ने सही बताया कि नहीं, प्रोपेनोइक एसिड आएगा कि नहीं। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो भैया, हर चीज मैं सही नहीं बताता, जरूरी नहीं कि हर चीज टीचर पढ़ा रहे हमेशा सही हो, गलती हो सकती है, लेकिन आप इसको बना के देखिएगा। प्रोपेनोइक एसिड आएगा, 3 कार्बन का एसिड आएगा ये, ठीक है, CH3 CH2 COOH आएगा। एक बार आप बना के देख लीजिएगा, सही होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा धीरे से कि हाँ सर सही बताए थे, वही आ रहा है, आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, आप इसको लिख लीजिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बट उससे पहले 2 एग्जांपल मैं आपको और करा दूं, 2 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कभी वो रिपीट करते, क्योंकि अभी तक हमने ओपन चेन बताया। अब मैं 2 क्वेश्चंस मतलब क्लोज चेन का आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस टाइप से आ जाए, ये Cl ये Cl ये हो जाए, यहाँ पे लिख दे H3O+, तो भैया इसका मॉडल बदला है, जो कार्बन का ओपन चेन थी ना वही पैक हो गई है बस। और लेकिन हमें देखना क्या है, रिएजेंट का काम जहाँ भी होता है ना बस अटैकिंग साइड पे कराना है। हमारा हर बार क्या होता था, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होता था, Cl को हम OH में बदल देते थे। तो अभी भी हम यही काम करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ रिंग आ गई है 6 कार्बन की तो अब क्या करें, ये सब नहीं सोचना। यहाँ भी OH आएगा अभी भी, और यहाँ भी OH आएगा। ठीक है, जैसे पहले आता था वैसी अभी भी केस है। और अभी भी कहानी वही है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं हो सकते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा क्या बन के आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेनोन बन गया होगा, ये बन के आएगा। ठीक है, तो ये रही बात पूरी इसकी रिएक्शन की। तो साइक्लिक में हो चाहे क्लोज में हो, आप खुद भी करा सकते हैं। मान लो एक Cl होता तो आप यहाँ पे सिर्फ एक OH लगा देते, साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाता, ये साइक्लोहेक्सेनोन आया है। जब यहाँ पे सिर्फ एक Cl लगा होता तो सिर्फ एक OH आता, उसका नाम क्या होता, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, मुझे दिखाना यह था कि चाहे ओपन चेन में हो चाहे रिंग में हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है एल्किल हैलाइड की, चाहे ओपन एल्किल हैलाइड हो चाहे क्लोज एल्किल हैलाइड हो, बनेगा वही, CX की जगह OH ही आएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आपको दिखाता हूँ पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। और बेसिकली ये ना, ये जानते हो ये बेसिकली साइनाइड के साथ बहुत अच्छा शो होता है। साइनाइड में इसको हम एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पार्शियल और टोटल का क्या मतलब है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने लिया RCN, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्किल साइनाइड है, ये एल्किल साइनाइड। अब इस पे मुझे 2 चीज़ें करनी है। एक तो मुझे करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये मुझे करना है, और एक मुझे करना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जब एरो पे इस टाइप से लिखा रहा है H2O+, H+ या फिर H3O+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर लिखा है तो मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। लेकिन अगर आपके एरो पे इस टाइप से लिखा है H2O2 तो आप समझ जाइएगा कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। हो सकता है H2O2/H+ लिखा हो, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है H2O2/H+ लिखा हो या सिर्फ H2O2 लिखा हो, तो आप H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते ही समझ जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं दोनों का डिफरेंस यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अभी मैं साइड में लिख दूंगा, लेकिन पहले मैकेनिज्म यहाँ दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले का ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है, तो फर्स्ट का मैकेनिज्म यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले का होगा ये कि जैसे आपने देखा ये RCN है, RCN। देखिए जब इसकी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो यही तीनों बॉन्ड डिजॉल्व होगा वाटर में। 3 बॉन्ड है, तीनों डिजॉल्व होगा। वो इस टाइप से होगा, ये OH इधर, ये H इधर, क्योंकि पानी ही है ना, ये H यहाँ पे, ये OH इधर, ये OH इधर, ये H इधर, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 वाटर लगेगा। तो अब ये उसके बाद ना आप सन तीनों बॉन्ड को ऐसे वाटर के साथ तोड़ दीजिए, ये पूरा तोड़ जाएगा। देखिए ध्यान से होगा क्या, यहाँ पे N और 3 H निकल जाएंगे। ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो एक N है, 3 H है, तीनों NH3 बन के निकल जाएंगे। और होगा क्या, इधर देखिए आप, तो ये R C और ये 3 बॉन्ड टूटा तो 3 OH लग रहा है ना, ये इस टाइप से OH OH OH,
ये तीनों लग गए। अब आप इसको तो समझ ही सकते हैं कि एक कार्बन में 3 से ज़्यादा OH हैं तो वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर निकलेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल गया H2O, और वाटर निकलते ही क्या बन गया, RCOOH बन गया, एसिड बन के आ गया। ये केस अभी मैं करा चुका हूँ। तो ये रहा हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर आप अब इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप देखना चाहें, इसमें आप देखना चाहें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, नहीं सेकंड केस हमारा, ये फर्स्ट केस था, अब आपको दिखाऊं मैं सेकंड केस हमारा ये वाला कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। तो अब जैसे ये देखिए, ये आपने लिखा RCN ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पूरा तीनों बॉन्ड डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड डिसॉल्व होंगे इस टाइप से, और बाकी पूरा केस वही रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड डिसॉल्व होंगे, एक बॉन्ड सिग्मा वाला बचा रहेगा, ये ऐसे टूट जाएगा और ये एक ऐसे टूट जाएगा, यानी सिर्फ एक ये बॉन्ड जो बीच में है, ये जो बीच में बॉन्ड है मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड मेंटेन रहेगा, बाकी दोनों बॉन्ड ऊपर टूट जाएंगे। और देखिए कैसे, जब ये होगा ना तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ होगी R, देखिएगा C पे 2 बॉन्ड टूटा, 2 OH आया, एक OH इधर से एक OH इधर से, ये 2 OH आया, और ये सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए ध्यान से, ये NH2, 2 H है एक N है, NH2 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ये होगा कि यहाँ पे एक कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, 2 OH दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर आपका फिर अगेन निकल जाएगा, कहानी वही है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर आपका निकलेगा ना, जैसे ही यहाँ से आपका वाटर निकला H2O, तो आपका क्या बचा, सिर्फ ये बचा RC⋯O NH2। यानी ध्यान से देखो, जब आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई यहाँ पे एसिड बन के आया है, और जब आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई तो यहाँ पे एमाइड बन के आया है, ये दोनों में फ़र्क है। तो इसको अगर मैं समअप करके लिखूँ ना, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमेशा ये एसिड बनता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमेशा क्या बनता है, एमाइड बनता है, एसिड एमाइड। यानी यहाँ पे बनेगा RCOOH, और यहाँ बनेगा RCO, यहाँ पे बन जाएगा RCONH2, ये बन जाएगा। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, एल्किल साइनाइड जब भी लेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बनेगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर एमाइड बनेगा RCONH2। कैसे बना वो मैकेनिज्म मैं दिखा चुका हूँ ऊपर। यहाँ पे जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CN का सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो जितना बॉन्ड हो सब बिना सोचे समझे सनासन पानी देके भिगा के तोड़ देना चम्मच से, बस यही करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना कैसे कराना है, पानी में भिगाना कैसे, ये भी तरीका है पानी में भिगाने का। ये पूरा भिगाना था तो पूरा बांध तोड़ दिए, ये आधा भिगाना था तो 2 तोड़ दिए, 1 छोड़ दिए, बस इतना ही है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये केस रहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिड बनेगा, एमाइड की हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनेगा, और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो एमाइड बनेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार देख के अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए इसको। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि इस क्या ये केस साइक्लिक में वर्क करता है। बिल्कुल करता है। साइकिल हो चाहे बाइक हो, उससे मतलब थोड़ी है, पानी में भिगाओगे तो भीगेगी ना, तो इस साइक्लिक में भी वर्क करता है। भैया आ जाओ कराते हैं साइक्लिक में कैसे वर्क करता है। ठीक है, बोर्ड पे नजर गड़ाए रहो, देखो कैसे आ रहा है, देखना। जैसे मान लो कि ये साइक्लिक है, C⋯N ये हमारा है, ठीक है, साइक्लिक हमने ले लिया। अब इसकी हमें 2 टाइप से हाइड्रोलिसिस करानी है। मैं सिर्फ रिएजेंट लिख दे रहा हूँ, आपको समझना है कि कंप्लीट कौन है, पार्शियल कौन है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का ऊपर वाला है, और ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H2O2/H+, तो ये आपका कैसा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का है। ठीक है, तो कंप्लीट वाले में क्या बनता है, जो तीनों CN के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, OH लग जाता है, तो वहाँ पे एसिड आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH, ये एसिड में आ गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी एसिड में आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या आएगा, एमाइड आ जाएगा, ये CONH2, ये एमाइड का केस है, ये आ जाएगा। तो हमेशा बस कुछ सोचना नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड आएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड आ जाएगा। अब वो उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इस टाइप से दिया हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये इस टाइप से दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना थोड़ी है। मान लीजिए दिया हुआ है आपसे, एरो पे से लिख रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि देखिए एक बार एजेंट ऊपर लिख चुका हूँ, अब एक बार सिर्फ वैसे नाम लिख रहा हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो देखो पहली बात तो नजर वहां गड़ाओ कहाँ पे रिएक्शन होनी है। देखो इस पूरे कंपाउंड में, ये पूरा कंपाउंड इतना बड़ा दिख रहा है तो सब पे थोड़ी कराना है, नजर वहां गड़ाओ जहाँ अटैक करना है। जैसे एक अटैकिंग साइट होती है आपकी, क्रश होगी, क्रश में हर जगह थोड़ी अटैक कराते हो, एक ही साइट तो है जहाँ अटैक कराना है, दिल उसका। तो दिल देखो कहाँ है उसका,
पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। दिल देखो उसका कि अटैक कहाँ कराना है, जब उसके दिल यही सीएन ही तो है ना, जो कंप्लीट हार्डलिसिस होगी सीएन पे कराओ, पार्शियल सीएन पे कराओ, तो सीएन उसका दिल है ना पूरे कंपाउंड का। ये देखो ये सीएन पूरा दिल है, अब सिर्फ इसी दिल पे कराना है। मैं थोड़ा इसको बना भी दूँ उसी फॉर्मेट ताकि तुम्हें बहुत कायदे से समझ में आए कि क्या चल रहा है। देखो सीएन ही तो दिल है ना, हालांकि ये मेढक वाला होता है वो अलग बात है, लेकिन बनाते ऐसे ही बनाओ क्या है। तो अब देखो पार्शियल में ये क्या हो जाएगा, इस दिल का तेजाब निकल जाएगा, ये हो गया कंप्लीट में। और जब पार्शियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस दिल को क्या करो एमाइड में बदल दो, बस हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो दिल था तेजाब बन गया, यहाँ दिल था एमाइड बन गया। तो ये बात थी, अब ध्यान से देख लो कि कैसे कराना है। और मैं दोनों इसलिए लिखा है मैंने कि ये वाला साइक्लिक में है, ये वाला ओपन में है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम साइक्लिक ओपन में कौन सा क्या करा रहे हो। आई होप आपको हार्डलिसिस बहुत कायदे समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ एक बात बचती है, वो ये इन सब के बाद जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम हार्डलिसिस पढ़ रहे थे, पहली लाइन मैंने यही बताई थी आपसे थ्योरी वाली कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद इसमें कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको कभी कंपाउंड दे के पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट, तो उसमें क्या करना, आप उससे एक हटा के कार्बोकैटायन बना लेना, फिर ये देखना जो कार्बोकैटायन स्टेबल वही ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन ही ज्यादा तेज क्या दे देगा, हाइड्रोलिसिस दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ तक आप इसको देखिए रिएक्शन को कि साइक्लिक में क्या होता है, ओपन में क्या होता है, ये पूरी बात रही। अब इसके बाद सिर्फ वही पॉइंट बचता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हाइड्रोलिसिस बताते हैं। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज्यादा तेज हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से आप। जैसे मैं अगर बताऊं कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपको यही फाइंड करना हो, फाइंड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये फाइंड करना हो क्वेश्चन हो, और इस टाइप से आपको दिया रहा है। Br पहला CH3CH, यहाँ पे लिखा रहा है Br, एक और है ना, ये हो गया, एक यहाँ और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। फिर उसका तीसरा केस ये है हमारा CH3CH, ये Br, ये CH3 को बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। ये रहा Br, ये हमारा यहाँ भी आ रहा, ये हमारा यहाँ भी आ रहा। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे बताएंगे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक रूल लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली proportional to the stability of कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम यानी C+ आयन्स, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे डिपेंड करता है तो हम कार्बोकैटायन बना के देख लेते हैं। हर जगह से Br निकाल दो, जब यहाँ से Br निकालोगे C+ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Br निकालोगे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Br निकालोगे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बोकैटायन बना ये प्राइमरी बना, यहाँ जो बना ये कार्बोकैटायन ये टर्सरी बना, और यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है ये सेकेंडरी बना है। तो अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन ये है तो यानी सेकेंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी कौन है, थर्ड वाला है, तो सेकंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये पहले आएगा। अगर मान लो पूछ लेता विच वन विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट, ये तो ऑर्डर पूछ रहा था तो मैंने लिखा सेकंड थर्ड फर्स्ट, लेकिन मान लो सवाल चेंज कर देता, इसी सवाल को पूछता कि विच वन विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट एमंग दीज, तो उसमें कौन हो जाता, सेकंड वाला, क्योंकि ये टर्सरी है, जल्दी हाइड्रोलाइज कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है और जो आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बार ये थ्योरी देख लीजिए और इस बार इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे सवाल यही आएगा, लेकिन हाँ कोई भी सवाल आए, कोई भी ऑप्शन दिया हो सकता है, साइक्लिक का दिया हो सकता है, बेंजीन के साथ कार्बोकैटायन दिया हो, बेंजीन पे CH2Br लगा दे तो Br हटा के CH2+ कर देना बस उसको। मतलब कहने का ये है कि ये एरोमेटिक रिंग में भी आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही
देखनी है, यानी जो हेलोजन लगा होगा उसको निकाल के कार्बोकेटायन बना देना, फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लेना, हो जाएगा सवाल। ये देख लीजिए आप एक बार। दोस्तों ये हाइड्रोलिसिस का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हमारा सेकंड केमिकल रिएक्शन है हेलो एल्केन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखिए एल्किल हैलाइड तीन टाइप का होता है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्सरी। सवाल यह है कि प्राइमरी का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, टर्सरी का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा। क्या तीनों सिमिलर टाइप के हैं या तीनों का रोल अलग अलग है? तो यही हमें देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का रोल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मतलब क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात इतनी है कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मैं पहले इसकी थ्योरी में कर दूं कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है ना हमारा, ये जो प्राइमरी RX होता है, ये ऑक्सीडाइज होने पे ना एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है। अगर हमारा वही सेकेंडरी RX है और इसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये कीटोन देगा, कीटोन देगा। और ये दोनों चीज़ें जो हैं बेसिकली सॉल्वेंट में होती हैं, सॉल्वेंट कह लीजिए, मीडियम में होती हैं, मीडियम जिसमें है डाईमिथिल सल्फॉक्साइड, या फिर ये मीडियम है CH2 6N4। ये दोनों मीडियम हो गए, इन्हीं दोनों मीडियम प्रेजेंट में होता है, नहीं एरो पे ये मीडियम लिखे हुए होंगे, ये दोनों में एप्लीकेबल हैं। दोनों में ये DMSO यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, ये चीज़ यहाँ लिखी होगी, तो वो अलग बात है, मीडियम लिखे होंगे दोनों केस में। लेकिन सवाल है कि टर्सरी RX का क्या करना है, वो ऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि जो हमारा टर्सरी RX है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब आप सोचेंगे एसिड में होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए कि टर्सरी RX में होता क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं इसका रीज़न लिख देता हूँ क्यों ऑक्सीडेशन नहीं होगा। डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज अल्फा H एब्सेंट। टर्सरी RX आप कभी बनाएंगे तो वहाँ पे अल्फा H नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन की हर जगह ये शर्त लगभग होती है, हर जगह बहुत सारे केसेस में, कि अगर वहाँ पे अल्फा H नहीं होता तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते आप। तो यहाँ टर्सरी RX में अल्फा H की गारंटी नहीं है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो जब अल्फा H यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, अभी मैं रिएक्शन करा के आपको दिखा देता हूँ। ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, आपको ये जानना है। प्राइमरी RX होगा एल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी RX होगा कीटोन में जाएगा, टर्सरी RX होगा तो ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्फा H नहीं है। तो ये थ्योरी वाला पॉइंट है, आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन में कैसे ये काम करेगा। देखिए इसको जल्दी से लिखिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब क्या था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का। जैसे मान लीजिए हम पहला केस ले रहे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड का, CH3 CH2Br। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, प्राइमरी RX है ये। अब इसमें मैंने एरो पे क्या कहा था, कोई मीडियम लेना है। अब मीडियम में दो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, बेशक उसी टॉपिक में है हम, लेकिन मीडियम क्या होता है, डाईमिथिल सल्फॉक्साइड, या फिर इसी के अलावा या फिर क्या ले सकते हैं, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन N4, ये ले सकते हैं आप। तो दोनों में से चाहे जो मीडियम ले सकते हैं आप। अब देखिए होगा ये कि जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो कहानी ये इतनी है CH2Br की, ये इतना पोर्शन पूरा ऑक्सीडाइज कर जाता है। यही इतना पोर्शन ऑक्सीडाइज करके किस में चला जाएगा, अभी तो लिखा था हमने CHO में। तो ये इतना पोर्शन देखिए ऑक्सीडाइज करके किस में चला गया, CHO में। तो बात आपको याद रखनी है कि एक कार्बन यहाँ से लेना है और X लेना है, उसको CHO में कन्वर्ट कर देना। ये पहला था, ये प्राइमरी एल्किल का। सेकेंडरी का देखिए, सेकेंडरी वाला जब ये RX सेकेंडरी हो जाएगा इस टाइप से, CH3CCl CH3 ये H। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकेंडरी है, Cl जिससे लगा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कैसा हो गया, सेकेंडरी RX हमारा ये हो गया। तो अब सेकेंडरी RX में जब हम यही मीडियम डाल के ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या कि सिर्फ यही जो बॉन्ड है ऑक्साइड होकर क्या हो जाएगा, CH3
ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यानी ये ध्यान से देखो तो बेसिकली ये एसीटोन ही तो बना है। सेकेंडरी ऑक्सीडाइज कहाँ जाता है, कीटोन में जाता है, और ये वाला प्राइमरी किस में आता था, एल्डिहाइड में जाता था। वो मैंने जो भी थ्योरी में लिखा था मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, ये चला गया एल्डिहाइड में, चला गया एसीटोन में, यानी कीटोन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिस कार्बन से, देखिए जिस कार्बन से यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला अल्फा कार्बन पे अल्फा H है तो ऑक्सीडाइज कर गया। बी यहाँ पे देखो ये Cl है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे अल्फा H है, ये अल्फा H यहाँ पे मौजूद है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया इसका। लेकिन अब अगर हम मान लो टर्सरी ऑक्साइड बनाए, कोई टर्सरी एल्किल हाइड कोई बना के मैं आपको दिखाऊं, ये इस टाइप से, जैसे मान लीजिए इस टाइप से CH3, ये यहाँ पे CH3, ये रहा हमारा Br, ये CH3। तो ध्यान से देखो इस Br के बगल में जो कार्बन है हमारा, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे हमें क्या दिख रहा है, नो अल्फा H। तो यहाँ जब हम इसको मीडियम में डालेंगे ना तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि अल्फा H है ही नहीं। तो ये इतना फर्क था तीनों में, आपको दिख गया होगा। प्राइमरी एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्डिहाइड तो एसीटोन बनेगा, और टर्सरी है तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि अल्फा H है ही नहीं, यानी अल्फा H जरूरी है, H होगा तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन की रूल था। अब इसका तीसरा हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन जो हमें पढ़ना है। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, और वो तीसरा और लास्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये बात मान लीजिएगा मेरी, बहुत ही ईमानदारी से इसको पढ़ना है आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन को। तो देखिए मैं शुरू करने आ रहा हूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हमारा थर्ड और लास्ट यही है केमिकल रिएक्शन का, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए होता है ये सवाल एक, पहले हम समझे हेलोफॉर्म होता क्या है। देखिए हेलोफॉर्म में बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे CH4 है, इसी का ट्राई हेलो डेरिवेटिव। अब ट्राई हेलो डेरिवेटिव कैसे बनेगा, 3H माइनस कर दो, 3X जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CHX3। यही जो बन के आया है ये क्या है, हेलोफॉर्म। और इसको ऐसे ही लिखते हैं, देखिए इसको अगर थ्योरी में लिखना चाहो हेलोफॉर्म का ना तो यही है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन लिख लो या मेथेन लिख लो। यहाँ पे हमने मेथेन बनाया ना तो यहाँ पे मेथेन लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। तो ये रही बात हेलोफॉर्म की। हेलोफॉर्म होता क्या, मैंने आपको रिएक्शन करा के दिखा दिया, ये है हेलोफॉर्म। लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं है, हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी हम कराते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे मेन सवाल जो आता है, मैं उधर चल रहा हूँ कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने भी जा रहा हूँ, जिसमें से आपको ये देख कर बताना रहेगा कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा, कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देगा। लेकिन उससे पहले मैं कंडीशन लिख दूं कि कैसे आप पहचानेंगे किसी कंपाउंड को देख करके कि ये वाला हेलोफॉर्म दे रहा है, ये वाला नहीं दे रहा है, क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो वो चीज़ आपको देख के पहचाननी है, और ये बहुत ही क्यूट रिएक्शन है और हर बार नीट में आती है, पूरी वफादार है एकदम, एक्स की तरह नहीं, क्रश की तरह अपनी। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वफादार रिएक्शन है, और इसमें आप अगर पहचान जान गए ना तो हर बार यही पहचान होगी और कुछ भी बदलेगा नहीं। और ये इस बार नीट में फिर आएगा, तो मैं बहुत ही दावे से बोल रहा हूँ कि नीट 2022 में ये आएगा आपकी, कि कौन सा कंपाउंड इसमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देगा। तो उसकी कंडीशन देखिए, कंडीशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, कंडीशन ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी इसमें जो अगर 4 कंडीशन है, इन्हीं चारों कंडीशन में से अगर कंपाउंड के अंदर उन चारों में से कोई भी एक मौजूद है ना, तो वो हेलोफॉर्म देगा ही देगा, कुछ सोचना ही नहीं, बस वो चारों केस आपको याद रखना है। तो पहला केस इसमें से ये है, फर्स्ट केस हमारा है CH3 CHOH ये Z। दूसरा केस हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड O Z। तीसरा केस हमारा है CH3 CHZ, और लास्ट केस हमारा है CH3X ये Z। ये 4 केसेस हमारे पास हैं, तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ चारों की। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, ये थर्ड है, ये वाला फोर्थ है।
यानी इन चारों केसेस में से अगर कोई भी मौजूद है किसी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में, जिस भी चार ऑप्शन दिया होगा, चारों में से बस आपको यही खोजना है। अगर आपको चारों में से ये खोज ले रहे हैं ना, तो यकीन मानिए वही कंपाउंड होगा जो इन चारों में से किसी एक को रखेगा, वही केस जनरली आपका क्या होगा, हेलोफॉर्म देने वाला होगा। और चारों को भी मत याद रखिए, अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, चैनल से जुड़े हुए हैं आप, तो एक काम करिएगा, आपको सिर्फ दो याद करना है, एक ये पहला वाला, एक ये दूसरा वाला, बस ये दोनों मेनली दिमाग में रखिएगा और इसी दोनों में से सवाल जनरली हो जाता है। क्योंकि जब जब ऑप्शन नीट ने बनाया है ना, पता नहीं क्या प्यार है इससे और इससे, हर बार इधर ही चला आता है। हजार बार हजारों की तरफ देखते हैं, तरस गए हैं तुझे एक बार देखने के लिए, ये नीट का कहना है इन दोनों के लिए। तो आपको ये बहुत कायदे से जानना है और ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इन दोनों में देखो, अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें ये कंडीशन अगर है या फिर ये कंडीशन अगर है CH3COO, तो समझ लीजिएगा वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाला एक्सेप्शन है, वो मैं भी आगे बता दूंगा। लेकिन ये दोनों केस ऐसे हैं, अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। सवाल ये है कि ये Z क्या है, ये Z क्या है, ये सवाल है। तो Z यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं वो लिख दे रहा हूं। इन चारों में जो ये Z मेंशन है ना, ये Z देखिए ये हो सकता है, Z या तो कार्बन हो सकता है या तो हाइड्रोजन हो सकता है। Z जो है किसी के बाप का लड़का नहीं हो सकता, Z लड़का नहीं हो सकता। ये बात आप सोचेंगे, अब लड़का नहीं हो सकता क्या मतलब है, लड़की हो सकता है क्या, नहीं, या जेंडर नहीं डिफाइन कर रहा हूं मैं, लड़का लड़की, मुझे बताना यह है। S नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता, N नहीं हो सकता। यानी अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, लड़का ही तो है, SON, यानी ये बेटवा नहीं हो सकता किसी का। समझ में आया कि नहीं आया? यानी Z कभी भी S नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता, N नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ना S ना O ना N। यानी बेटवा किसी का भी नहीं होगा, लड़का नहीं होगा किसी का Z। तो अगर यहाँ पे सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, समझ लेना वो हेलोफॉर्म नहीं देगा। कोई भी कंपाउंड ऐसा बनाओ इसमें यहाँ पे सल्फर हो जाए, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो जाए, तो समझ लेना कि वो क्या नहीं देगा, वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3CHOH, और यहाँ मान लो कि है नहीं, जैसे इस केस में देखो CH3COO OH हो जाए यहाँ पे, तो देखो O आ गया ना। अगर यहाँ पे OH एसिड हो जाए, एसिटिक एसिड, तो वो हेलोफॉर्म नहीं देगा। तो ये बात मेरा बताने का मतलब था। तो ये कंडीशन है हेलोफॉर्म कौन देंगे, तो ये चारों कंडीशन है हेलोफॉर्म देने की, जिसमें से हाँ शर्त है कि Z जो है लड़का नहीं होना चाहिए। इसे याद रखना, लड़का नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, ये मत लिख देना लड़का सर लड़की होनी चाहिए, ये नहीं लिखना है। बताने का मतलब ये है कि Z ना तो सल्फर हो सकता है, ना तो ऑक्सीजन हो सकता है, ना तो नाइट्रोजन हो सकता है, नहीं SON सन बेटा नहीं हो सकता। समझ गए होंगे ना आप? तो हरो झमाझम इसको फिर करना, रुके काहे हो, लिखो। अब आइए आपको क्वेश्चन देता हूँ कि कौन कौन सा इसमें जो है, कौन कौन सा कंपाउंड देख के कैसे बताओगे कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, इतने सारे कंपाउंड मैंने आपके लिए लिख दिए, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें हेलोफॉर्म देगा, कौन सा नहीं देगा। जैसे देखिए पहले वाले को अगर मैं इलाबोरेट करूं, इस पहले वाले को, तो यहाँ पे ये है CH3 ये H, ये मैंने फैला दिया, मैं सबको फैला के बना दे रहा हूँ पहले CH3। आप भी यही काम कर सकते हैं, वीडियो रोक के भी या खुद बना लो यही।
कंडीशन दोस्तों आपको मैंने बताई थी ना क्या होनी चाहिए हेलोफॉर्म के लिए। देखिए मेनली कंडीशन यही थी ना कि ये मौजूद होना चाहिए, तो इसमें है तो ये हेलोफॉर्म देगा। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन नहीं है ना, तो ये हेलोफॉर्म नहीं देगा। लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी CH3, जैसे दो कंडीशन हमारे पास हेलोफॉर्म की होती है, एक या तो ये मौजूद होना चाहिए, एक या फिर CH3 COH ये H ये Z ये Z ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये वाली कंडीशन यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये वाली कंडीशन देखो ये तो है नहीं, ये बेसिकली ऐसे है ना, सही थोड़ा लिख दूँ अगर मैं CH3 CH ये Z, जहाँ पे Z क्या है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, SON यानी बेटा नहीं हो सकता है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं है तो ये भी नहीं देगा हेलोफॉर्म। यहाँ देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर आप ध्यान से बनाओ तो ये चीज़ ऐसे नहीं बन जाएगी। देखना मैं इसको बना रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। CH2HOH है ना, ये OH यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, तो ध्यान से देखो ये कंडीशन बन गई ना ये वाली। और बगल में Z क्या होना चाहिए, H या C होना चाहिए, H है, तो इसका मतलब ये भी हेलोफॉर्म देगा। यहाँ देखो ये कंडीशन यहाँ पे ये है तो, लेकिन बगल में क्या आ गया, ये SON नहीं होना चाहिए और यही तो आ रहा है, तो इसका मतलब हेलोफॉर्म नहीं देगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, लेकिन ये जो कार्बन Z है ये कार्बन है, और यहाँ पे Z क्या क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन SON नहीं हो सकता, तो कार्बन तो है ना, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ देखो ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे Z क्या है, S है, सल्फर है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा रिएक्शन हेलोफॉर्म देगा, कौन सा रिएक्शन हेलोफॉर्म नहीं देगा। अब देखिए जो भी रिएक्शन हेलोफॉर्म देगा ना, उसमें आपको सिर्फ हेलोफॉर्म ही बनाना है, मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूं मैं, सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूं कैसे आप रिएक्शन करा के प्रोडक्ट निकालोगे। देखो पहली बात तो एक प्रोडक्ट पूछता नहीं है आपसे, कभी ये नहीं कहता इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा, लेकिन हाँ ये कहता है कि कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो अब देख रहे हैं आपके सामने मैंने बना दिया, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, पहचान पहले ही बता चुका हूं। अब देखो मान लो जो दे रहा है तो वो कैसे देगा, देखो जैसे ये वाला रिएक्शन हेलोफॉर्म दे रहा है ना, ये पहला वाला, ये पहला रिएक्शन हेलोफॉर्म दे रहा है, मैंने टिक करके रखा हुआ है, तो कुछ करना नहीं है। जैसे ये नॉर्मल कंपाउंड है, अगर ये हेलोफॉर्म दे रहा है ना, तो जहां पे ये C डबल बॉन्ड O है यहीं तोड़ दो ऐसे ही, और जो ये आगे है ना इसी के साथ क्या लगा दो, I लगा दो या ब्रोमीन लगा दो, जो भी दिया हो एरो पे। और ये रिएक्शन मेनली होती कब है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये इसी मीडियम में होती है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ रिएक्शन होती कैसे, देखिएगा। ये पहचान बता चुका हूँ कौन सा देगा हेलोफॉर्म कौन सा नहीं देगा। अब इसके बाद बात आती है रिएक्शंस की, तो मैं एक दो का करा के दिखा देता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, जैसे मान लीजिए है हमारी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा इधर H, ये रिएक्शन है हमारी, और ये बेसिकली किस मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में होती है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पे कोई ना कोई बेस लगा होता है, ऐसे लिखा होता है एरो पे, या फिर एरो पे KOH लिखा होता है, या फिर X2 प्लस NaOH लिखा होता है, या इन सब से शॉर्ट X2/OH माइनस लिखा होता है, या फिर लिखा होता है इस टाइप से NaOI या फिर KOI। तो ये बेसिकली NaOI KOI कैसे बना, ये दोनों के समेशन से बना हुआ है। तो अगर रिएजेंट इतने में से कुछ भी लिखे हैं एरो पे, तो आप देख के जान जाइएगा कि हेलोफॉर्म का ही रिएक्शन है। ये देख के आपको पहचानना है कि हेलोफॉर्म का रिएक्शन है X2 प्लस बेस, हाइड्रोजन प्लस बेस, और इसी को X2 प्लस बेस को रिएक्शन करा दोगे तो NaOX बन जाएगा, KOX बन जाएगा, जो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। बेसिकली आइडोफॉर्म इसमें ज्यादा पूछता है, तो मैंने इसी आइडोफॉर्म ले लिया है, ठीक है। अब देखो होता ये है, अगर आपको इसका रिएक्शन कराना हो ना, तो कुछ करना नहीं है, बस ये यहाँ से इसे तोड़ दो, और यहाँ पे X लिया हुआ है ना, तो आपको ये ले लेना है, और जो बचा उसके साथ वो सोडियम बेस वाला Na ले जाके जोड़ देना, प्लस HCOONa, ये बन जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लो ये है CH3 CH, ये OH, ये H, ये है हमारा। अब ये हेलोफॉर्म दे रहा है, क्यों, क्योंकि पहचान ये मौजूद है ना हेलोफॉर्म की, और Z देखो क्या है, H है, तो बिल्कुल पहचान मौजूद है। और यहाँ एरो पे इस टाइप से लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा आपके एरो पे I2/NaOH या फिर NaOI, ऐसे कुछ लिखा होगा एरो पे, चाहिए दोनों रिएजेंट है हेलोफॉर्म के, और ये देखते ही पहचान जाना झम्म से क्या है, ये हेलोफॉर्म का है। और जब हेलोफॉर्म रिएक्शन करानी हो ना, तो पहचान मौजूद है तो रिएक्शन होगी, रिएजेंट देखने के बाद भी इधर पहचान देख लेना मौजूद है कि नहीं है। यहाँ Z अगर सल्फर होता तो ये रिएक्शन ना होती, कुछ ना होती, कट जाता है, लेकिन यहाँ पे H है, रिएक्शन आगे होगी। और कैसे होगी, यही CH3 को ऐसे तोड़ देना, CH3 को तोड़ने के बाद उसी CH3 को कन्वर्ट कर देना CH, और जो आयोडीन हो, क्लोरीन हो, जो भी यहाँ पे हो, वो हेलोजन यहाँ लिख देना, CHI3, ये बन गया आइडोफॉर्म आपका। और बाकी जो बचा उसको Na के साथ लिख देना, है ना, देखो CHOONA, ये बन जाएगा।
ये आपका बन गया प्रोडक्ट साइड का। तो मतलब बताने का ये है कि आपको सिर्फ यही बांड तोड़ के पूरा क्या करना है, ये चीज लगा देनी है। और ये रहा मैकेनिज्म का तरीका हाइलोफॉर्म का, सिर्फ यही बांड तोड़ देना CH3 वाला और इसको कन्वर्ट कर देना है हाइलोफॉर्म में CHX3 CHI3। ये ऐसे ही रिएक्शन होती है। यानी आपको करना ये था कि मेनली इसमें आपसे इसीलिए रिएक्शन पूछता है क्योंकि इतनी आसान है, वो थोड़ी पूछेगा आपसे, ये पूछता है कि ये वाला रिएक्शन आइडोफॉर्म है कि क्लोरोफॉर्म है हाइलोफॉर्म है, ये देगा या नहीं देगा। तो आपको मेनली कंपाउंड देख के ये बताना है कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहचान मैंने उसके 4 लिखवा दी है, उस 4 में 2 को टिक करा दिया, वही 2 आप याद रखिएगा। चारों याद कर लेंगे तो अच्छा है, 2 याद करेंगे तो और अच्छा है क्योंकि वही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको हाइलोफॉर्म भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है ना कोई भी पॉइंट तो वो कमेंट थोड़ा कर दिया करो ताकि मेरी जिंदादिली बनी रहती है। मुझे भी लगता है ना स्टूडेंट्स अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा आपकी साइड से। और जितना मुझे हो सकता है, देख रहे हो एकदम पूरा स्वेट कर गया हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, फैन नहीं चला रहा हूँ तो मतलब थोड़ा सा हम भी मेहनत से बनाते हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और बेसिकली इस वीडियो को वहां तक जरूर से देखिएगा जिनको इनकी जरूरत है। अगर कोई भी ऐसे हैं जो मतलब पढ़ना चाहते हैं ना, डिजर्व करते हैं पढ़ाई को, तो वहां तक जरूर भेजिएगा वीडियो ताकि वो देख के थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें। और प्रॉपर तरीके से पूरा चल ही रहा है तो आप उनको शेयर जरूर करिएगा। और ये रही बात इस तरीके से कि आपको अभी अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस इस बात पे करना है कि नीट होने वाला 17 जुलाई को, तो पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहता इसी चैनल से, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, यही सारी रिएक्शंस और भी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़िए। आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, मेरा लेक्चर समझ में आता है तो आप मेरा देखिए, नहीं तो बहुत सारे पढ़े, जिनका देखना है आपको उनका देखिए, ठीक है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से जुड़ जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे करके एक ग्रिप बनेगी, फन के साथ मजा आएगा पढ़ते पढ़ते। अच्छा केमिस्ट्री है, इतनी भी आसान हो सकती है क्या, मतलब एकदम समझ रहे हो, सनासन खुद कराने लगोगे। तो ये आपको करना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। तो ये आपको करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आप आज का लेक्चर एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।